अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पैरा ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर रूल्स 2025 इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। सबसे पहले रूल्स 1 से लेके 4 तक जो है वो डेफिनेशंस और मीटिंग से रिलेटेड है। रूल क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 आर दीज रूल्स इन्फोर्स्ड। सेक्शन 76 के तहत ये रूल्स बनाए गए हैं और द रूल्स मेंशन्ड इन रूल 1 सबसेक्शन 1 में आल्सो बी साइटेड एज पैरा ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स रूल 2025। What is the date mentioned as the date of publication in the Punjab Gazette? August 6, 2025. Rule 1 subsection 2 states that the rule shall come into force at once. What does the term department means under these rule? Department से मुराद है administrative department of the government of the Punjab. Which of the following is explicitly included in the definition of evidence? Evidence में video footage, audio recording, email, social media communication और metadata सब include होता है. According to rule 2 subsection 1, what does form mean? The form appended to the rule. जितने भी फॉर्म इन रूल्स के आखिर में दिए गए हैं वो सारे फॉर्म शामिल है. हाउ ऑफन मस्ट द बोर्ड मीट अकॉर्डिंग टू रूल 3 रिगार्डिंग मीटिंग ऑफ द बोर्ड? एटलीस्ट वंस एवरी 3 मंथ. बोर्ड जो है कि हर 3 महीनों के बाद एक दफ़ा मीटिंग होती है बोर्ड की. अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द बोर्ड में बी कन्वेड बाय द चेयरपर्सन व्हेन मैटर इन्वॉल्व इन अर्जेंसी. आम हालात में जो मीटिंग होती है वो हर 3 महीने के बाद एक दफ़ा होती है और स्पेशल मीटिंग अर्जेंसी की सूरत में चेयरपर्सन कभी भी कॉल कर सकता है. व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड ऑफ नोटिस द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड शैल इशू बिफोर अ रेगुलर मीटिंग? रेगुलर मीटिंग में जो नोटिस पीरियड होता है वो 3 डेज होता है और इन केस ऑफ स्पेशल मीटिंग चेयरपर्सन का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है नोटिस पीरियड को रिड्यूस करने के लिए. लाइक वो 3 डेज से कम नोटिस पीरियड भी कर सकता है क्योंकि स्पेशल मीटिंग जो होती है वो अर्जेंसी की सूरत में होती है. रूल 3 अलाउ द बोर्ड और चेयरपर्सन टू रिक्वायर एन एम्प्लॉय टू अटेंड अ मीटिंग बट सच पर्सन शैल नॉट हैव द राइट टू कास्ट अ वोट. द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द एचओ रिलेट टू एक्शन टेकन बाय होम द इन्फोर्समेंट स्टेशन. नेक्स्ट आ जाता है कंप्लेंट्स एंड इंक्रोचमेंट. ये रूल्स 5 से लेके 7 तक जो है वो कंप्लेंट्स और इंक्रोचमेंट को डील करते हैं. व्हाट इज़ रूल 5? रूल 5 जो है वो कंप्लेंट्स ऑफ पब्लिक नुआंस है और पब्लिक नुआंस इज़ डिफाइंड टू इंक्लूड. पब्लिक नुआंस की डेफिनेशन दी गई है इसमें इंजरी, obstruction, danger or annoyance caused by the public nuisance to a person who may have occasion to use any public right. कोई भी इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर और अनायस किसी पर्सन को पब्लिक नुआस की वजह से कॉज हो या उसके जो पब्लिक राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हो तो वो पब्लिक नुआस में शामिल हो जाता है. A complaint of public nuisance filed by whistleblower or employee must be accompanied by an affidavit and evidence available. कोई भी कंप्लेंट होगी तो उसके साथ एफिडेविट और एविडेंस ज़रूर जो है वो अटैच किए जाएं. If a complaint of public nuisance is referred from the STO or board, where shall it be sent? The concerned enforcement officer. पब्लिक नुआंस से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट अगर एसटीओ या बोर्ड को रिसीव होती है तो वो उसको कंसर्न इन्फोर्समेंट ऑफिसर को सेंड करेगा. द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल इशू एन ईपीओ इफ़ वन एग्जिस्ट. अगर कोई पब्लिक नुआंस एग्जिस्ट करती है तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईपीओ इशू करेगा एंड कैन रेफर द मैटर फॉर फर्दर एक्शन इफ़ द कंप्लेंट इज़ फॉल्स, फ्रीवोलस और वैक्सेशियस. लेकिन अगर वो कंप्लेन जो है वो फॉल्स है तो उसके लिए वो फर्दर एक्शन के लिए रेफर कर देगा. टू होम डज द इन्फोर्समेंट ऑफिसर सबमिट अ डेली रिपोर्ट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड एक्शन टेकन अगेंस्ट पब्लिक नुआंस मैटर्स. जो ईओ है वो डेली बेसिस पे रिपोर्ट सबमिट करेगा एसडीईओ को फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक नुआंस. रूल 6 डील्स विद कंप्लेंट्स ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट्स. A complaint of movable encroachment must be supported by an evidence affidavit and all evidence available with the complaint.
The enforcement officer may act on a complaint or reference from the department, custodian of state property, or direction from whom the authority, board, hearing officer, or subdivisional enforcement officer. enफोर्समेंट ऑफिसर किसी भी कंप्लेंट पे एक्ट करेगा अथॉरिटी, बोर्ड, हेयरिंग ऑफिसर और एसटीयू की डायरेक्शन पर. If the illegal occupier fails to satisfy the enforcement officer regarding the movable encroachment, they must vacate the state property within how many days from receipt of the removal order. कोई भी अगर इलीगल ऑक्युपायर है, वो ईओ को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो उसको ऑर्डर के बाद, रसीद मिलने के बाद, रिमूवल ऑर्डर की 3 दिन के अंदर अंदर वो जगह वकेट करनी होती है. If the illegal occupier fails to satisfy the EO or vacate the property, action is taken under which section of the act. अगर वो ईओ को सेटिस्फाई भी नहीं करता और उस जगह को वकेट भी नहीं करता, तो उसके अगेंस्ट जो एक्शन होगा वो सेक्शन 38 के तहत होगा, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 38, और ये पैरा एक्ट के सेक्शन की बात कर रहा है. रूल 7 डील्स विद कंप्लेंट्स ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट. 6 में हमने पढ़ा है कि वो कंप्लेंट्स ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट, और 7 में कंप्लेंट्स ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट. If the enforcement officer confirm an immovable encroachment needs removal, to whom shall they submit a report? अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर कंफर्म कर देता है कि उसने इमूवेबल इंक्रोचमेंट हटानी है, तो वो फिर इसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा एचओ को, लेकिन थ्रू एसडीईओ को. डायरेक्टली वो एचओ को सबमिट नहीं कर सकता, वो एसडीईओ के थ्रू एचओ को सबमिट करेगा. अपॉन रिसीविंग अ रिपोर्ट रिगार्डिंग इमूवेबल इंक्रोचमेंट, हु इशू नोटिस अपॉन द अलेज्ड इलीगल ऑक्युपायर? एचओ, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि ईओ जो है वो इमूवेबल इंक्रोचमेंट के सिलसिले में एचओ को रिपोर्ट सबमिट करता है थ्रू एसडीओ, तो इसके ऊपर एक्शन जो है वो एचओ ही लेगा. नेक्स्ट जो आ जाते हैं रूल्स 8 से 11, उसमें रिप्रेजेंटेशन एंड हियरिंग प्रोसीजर की बात की गई है. रूल 8 डील विद रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन मस्ट कंटेन ग्रीवेंस रिगार्डिंग लीगल राइट्स और इंटाइटलमेंट ओवर प्रीमिसेस, लैंड, प्लेस, बिल्डिंग, व्हीकल, कार्ट, आर्टिकल और आइटम. A representation is not admissible if action was taken by the EO under which section of the act. अगर ईओ कोई सेक्शन 39 के तहत एक्शन लेगा, तो उसके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन फाइल नहीं की जा सकती. इफ मूवेबल इंक्रोचमेंट, फॉर मूवेबल इंक्रोचमेंट, इफ द हेयरिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट रिमूवल इज नीडेड, ही शैल इशू अ रिमूवल ऑर्डर विद इन हाउ मैनी डेज इन राइटिंग. 15 डेज के अंदर अंदर एचओ जो है वो रिमूवल ऑर्डर इशू करेगा. रूल 9 डील्स विद हेयरिंग प्रोसीजर्स. The hearing officer shall take up a representation submitted before him as soon as practicable, but not later than how many working days from the day of its receipt. कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन हेयरिंग ऑफिसर को प्रेजेंट की जाती है, तो जैसे ही उसको रिसीव हो, उसके 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हेयरिंग ऑफिसर को उस पर काम स्टार्ट करना होता है. Who may appear before the hearing officer during a hearing? हेयरिंग ऑफिसर के सामने ऑफेंडर, अग्रीव पर्सन खुद भी आ सकता है, या थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, प्लीडर या एडवोकेट, जो ऑथराइज एजेंट होता है उसके थ्रू प्रेजेंट हो सकता है. द हेयरिंग ऑफिसर में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी डिपार्टमेंट और अथॉरिटी टू ascertain the veracity of the claim, particularly regarding legal rights or entitlement to the property. हेयरिंग ऑफिसर जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट या अथॉरिटी को रिकॉर्ड के लिए कॉल कर सकता है. और ड्यूरिंग अ हेयरिंग, द ऑफेंडर और एग्रीव पर्सन शैल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस एंड रीबट द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय होम, द ईओ और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम. An evidence under the Act shall be recorded, kept, and maintained in separate case file assigned to the matter. If HO adjourn the hearing due to default, what may he impose on the party responsible for the delay? Cost as he deem appropriate. जो रिस्पॉन्सिबल जो पार्टी होगी, उसको कॉस्ट पे करनी होगी जितनी हेयरिंग ऑफिसर बताएगा. द रिप्रेजेंटेशन शैल बी डिसाइडेड बाय द हेयरिंग ऑफिसर
विद इन हाउ मैनी डेज ऑफ इट्स फाइलिंग। 3 डेज के अंदर हेयरिंग ऑफिसर ने रिप्रेजेंटेशन पे काम स्टार्ट करना होता है और 60 डेज के अंदर अंदर उसको डिसाइड करना होता है। रूल 10 covers power to proceed ex parte. If a person appear on a subsequent date fixed for hearing and show good cause for his absence, the hearing officer may allow him to join the proceeding from there on. Let's suppose कोई पर्सन जो है वो हेयरिंग वाले दिन नहीं आया और एच ओ पावर टू प्रोसीड एक्स पार्टी जो है रूल्स टेंस के मुताबिक अलाउ कर देता है, तो उसके बाद वो पर्सन जो है वो पर्सन प्रेजेंट होता है हेयरिंग ऑफिसर के पास और काज बताता है अपने ना आने का। तो फिर हेयरिंग ऑफिसर उसको प्रोसीडिंग में ज्वाइन होने के लिए अलाउ कर सकता है। रूल 11 कवर पावर टू डिसमिस मैटर फॉर डिफॉल्ट। द हेयरिंग ऑफिसर शैल नॉट एक्सरसाइज द पावर टू डिसमिस proceeding for default if the complaint is an officer or employee appearing on behalf of authority, board, or enforcement station. If proceedings are dismissed for default under Rule 11(1), the hearing officer shall not restore any proceeding dismissed for default. ओके आगे लाइक ऊपर हमने पढ़ा था एक्स पार्टी के केस में हेयरिंग ऑफिसर अलाउ कर सकता है जो जो पर्सन प्रेजेंट नहीं हुआ था कि वो प्रोसीडिंग को ज्वाइन कर सके, लेकिन अगर वो डिसमिस करता है फॉर डिफ़ॉल्ट तो उस केस में वो रिस्टोर नहीं कर सकता। रूल नंबर 12 से 16 जो है वो ऑर्डर्स, रिलीव्स एंड एविडेंस से रिलेटेड है। रूल 12 जो है वो कंसर्न विद इंटरम रिलीफ। द फाइनल रिलीफ sought by the offender or aggrieved person shall generally not be granted by the hearing officer as an interim relief. Which condition must be present for the hearing officer to consider granting an interim relief? There is a prima facie case on the basis of evidence provided by the applicant. Interim relief is not granted in case irreparable or irreversible loss or damage occur. Rule 13 deals with order. The hearing officer shall decide the complaint or representation by issuing a writing order stating that reason for the decision. उसके बाद आता है 51 में, इफ़ द हेयरिंग ऑफिसर मॉडिफाइड और कन्वर्ट एन ईपीओ इनटू एन एब्सोल्यूट ऑर्डर, द ऑर्डर मस्ट कंटेन डिटेल ऑफ द पब्लिक नुआंस, रीजन फॉर पासिंग द एब्सोल्यूट ऑर्डर, डायरेक्शन टू रिमूव द नुआंस एंड any further penalty that may be imposed on the offender if the absolute order is not complied with. तो इसमें ही बताया गया है कि एब्सोल्यूट ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले डिटेल ऑफ द पब्लिक नुआंस, रीज़न फॉर पासिंग द एब्सोल्यूट ऑर्डर, डायरेक्शन टू रिमूव द नुआंस, और अगर कोई फर्दर पेनल्टी लगाई जाएगी अगर वो कंपाइल नहीं करता एब्सोल्यूट ऑर्डर के साथ तो उसके बारे में एब्सोल्यूट ऑर्डर में बताया जाएगा। If the offender fails to remove the public nuance within the time specified in the absolute order, the hearing officer shall direct the SDO to enforce the absolute order under which section of the Act, सेक्शन 38 के सब सेक्शन 5 के तहत जो हेयरिंग ऑफिसर है वो SDO को कहता है कि वो एब्सोल्यूट ऑर्डर को इन्फोर्स करवाए। रूल 14 डील विद presentation of digital evidence. Any digital evidence presented must be accompanied by the chain of custody document and an authentication certificate issued by the SDEO. कोई भी डिजिटल एविडेंस होगा उसमें उसके साथ चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट लगाया जाएगा और एक सर्टिफिकेट जो SDO इशू करेगा। Who ensure compliance with the specific procedural requirement for presenting digital evidence as per instruction issued by the Director General, the officer presenting digital evidence. Rule 15 covers notices and orders. Notices and orders shall be issued and delivered in the mode and manner mentioned in which section of the Act? Section 40 of the Act. रूल्स की बात नहीं कर रहा, सेक्शन एक्ट की बात कर रहा है। रूल 16 डील्स विद डिसीजन रिगार्डिंग सील्ड प्रेमिसेस, और इफ द हियरिंग ऑफिसर डिसाइड टू सील द प्रेमिसेस द ऑर्डर मस्ट बी मेड इन राइटिंग। द हियरिंग ऑफिसर मे ऑर्डर टू डीसील प्रेमिसेस इफ द अलेज्ड इलीगल ऑक्यूपायर प्रूव्स his legal right or entitlement over the property.
कोई भी इलीगल ऑक्युपायर है, लेट्स सपोज कोई ऑक्युपायर है जिसके पास 25 ईयर्स के लिए कोई प्रॉपर्टी लीज पे थी गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके 25 ईयर से ऊपर टाइम पीरियड हो गया, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एचओ सील कर देगा। लेकिन जब वो कोई लीगल राइट्स या इंटाइटलमेंट शो करेगा एचओ को, तो वो फिर उसकी प्रॉपर्टी को डीसील कर सकता है। रूल नंबर 17 से 20 में कॉन्फिस्केशन, रेंट और ऑक्शन की बात की गई है। लाइक रूल 70 कंसर्न कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स आर गुड्स। नेक्स्ट आ जाता है द इन्वेंट्री फार्म फॉर confiscated articles or goods must detail the good, the date, time, and the place of seizure and estimated value of good based on market। इन्वेंट्री फार्म में पांच चीज़ें हैं। एक तो जो गुड है उसके बारे में डिटेल, लाइक कोई भी चीज़ है उसकी डिटेल, डेट, टाइम, प्लेस और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू। If the offender refused to sign the inventory of confiscated goods, who may sign it instead? कोई भी पर्सन जो उस वक्त प्रेजेंट होगा वो साइन कर सकता है, अगर ऑफेंडर जो है वो इनकार करे उसको साइन करने से। Confiscated or seized articles shall be returned to the offender upon acceptance of a release order specifying the condition for return issued by the SDEO। रूल 18 जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट एंड कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है। द हेयरिंग ऑफिसर डिटरमाइंस द रेंट एंड कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट इनकर्ड बाय होम द इन्फोर्समेंट स्टेशन। हेयरिंग ऑफिसर डिटरमाइन करता है, लेकिन वो जो भी कॉस्ट या रेंट डिटरमाइन कर रहा है वो बेस करता है जो उसे बताई गई है इन्फोर्समेंट स्टेशन के तहत, इन्फोर्समेंट स्टेशन की रिपोर्ट के तहत जो कॉस्ट या रेंट उसको बताया गया है। When determining the rent, the hearing officer may consider the rate of rent notified by the government or local government in the vicinity of the prevalent market rate of rent of similar building and area in the vicinity। लाइक उस एरिया में जो भी बिल्डिंग्स वगैरह के रेंट हैं, तो उसको देखा जाएगा कि वो जो रेंट चल रहे हैं या रेट्स चल रहे हैं उसके मुताबिक रेंट या रेट लगाया जाएगा। द रिपोर्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट वेरीफाइड बाय द एसडीओ मस्ट डिटेल कॉस्ट रिलेटेड टू पर्सोनल डिप्लॉयड, ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर मशीनरी ओवरहेड एंड डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंसेस, कॉस्ट इनकर्ड इन स्टोरिंग सीज्ड आइटम, और मतलब ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। एसडीओ जो रिपोर्ट वेरीफाई करेगा इन्फोर्समेंट कॉस्ट से रिलेटेड, तो उसमें वो जो चीज़ें उसने मेंशन करनी होंगी उसमें एक तो आ जाता है कि जो पर्सोनल डिप्लॉय हुए थे उनकी कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर मशीनरी, और उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन के एक्सपेंसेस हो गए या कम्युनिकेशन की कॉस्ट होगी, और कोई भी अगर उन्होंने कोई आइटम स्टोर किया है तो उसकी कॉस्ट, या कोई ऑक्शन वगैरह किया है तो उसकी। The rent and cost of enforcement determined the HO shall be payable by the offender within how many days from the date of communication of order। 15 डेज के अंदर अंदर इन्फोर्समेंट कॉस्ट जो है वो ऑफेंडर ने पे करनी होती है। रूल 19 covers recovery of rent and cost of enforcement। If the offender failed to pay the rent and cost, the same shall be recovered from auction sale of confiscated articles or goods as arrears of land revenue if the proceeds of sales are not sufficient or where no article or goods are confiscated। लाइक वो कहता है कि जो ऑफेंडर है वो अगर रेंट या कॉस्ट पे नहीं कर सकता, और इन केस जो कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स हैं उनसे ज़्यादा उनकी सेल से रेंट या कॉस्ट ज़्यादा है, या कोई भी आर्टिकल जो है वो कॉन्फिस्केट नहीं किया गया, तो इस सीन में जो रेंट या कॉस्ट होगी वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह रिसीव की जाएगी, जो हम लोगों ने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में प्रोसेस पढ़ा है उसके तहत। रूल 20 डील्स विद ऑक्शन ऑफ कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स आर गुड।
The enforcement officer shall submit a report of confiscated articles or goods to the hearing officer through whom SDO। इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने कोई भी रिपोर्ट एचओ को अगर सबमिट करनी होगी तो वो एसडीईओ के थ्रू ही करेगा, और अगर एचओ ने कोई इन्फोर्समेंट ऑफिसर को ऑर्डर करना होगा तो वो एसडीईओ के थ्रू ही करेगा। The hearing officer determine the minimum sale value of confiscated article or good by requiring the prevailing market value from the similar article or good from one or more dealers. The confiscated article or good shall not be sold at rate less than its fixed sale value। जो हेयरिंग ऑफिसर है वो एक वैल्यू फिक्स कर देगा एनालाइज करने के बाद, सिमिलर जो आर्टिकल्स हैं डिफरेंट डीलर से उनकी वैल्यू लेके वो एक वैल्यू फिक्स कर देगा, और फिर जो भी कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल है वो उस फिक्स्ड वैल्यू से कम पे सेल नहीं हो सकता। द नोटिस ऑफ एक्शन ऑक्शन मस्ट स्पेसिफाई द डेट, टाइम, प्लेस, क्वांटिटी ऑफ कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स आर गुड्स एंड फिक्स सेल वैल्यू। नोटिस में एक तो डेट होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे ऑक्शन होगी, कितनी जो भी आर्टिकल है उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसकी फिक्स सेल वैल्यू कितनी है, ये 5 चीज़ें नोटिस में होनी चाहिए। द बिडिंग अमाउंट शैल स्टार्ट एट, जो बिडिंग अमाउंट होगी वो फिक्स सेल वैल्यू से स्टार्ट होगी, और अगर फिर चाहे उससे ज़्यादा कोई बिड करेगा तो अगर कोई नहीं करता या लाइक एक ही पर्सन करता है तो उस पर वो सेल हो जाएगी, और फिर अगर कोई ज़्यादा बिड करता है जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको वो चली जाएगी। द हाईएस्ट बिडर मस्ट डिपॉजिट द अमाउंट इक्विवेलेंट टू द फिक्स सेल वैल्यू इमीडिएटली थ्रू कैश और पे ऑर्डर और ऑनलाइन। हाईएस्ट बिडर जो होगा ना वो फौरन कैश या पे ऑर्डर के थ्रू या ऑनलाइन अमाउंट पे कर सकता है। जो रिमेनिंग बिड अमाउंट होगी वो उसको 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पे करनी होगी, और वो ये अमाउंट एचओ को पे करेगा। और अगर वो फेल हो जाता है अमाउंट पे करने में, एचओ को वो अमाउंट पे नहीं करता रिमेनिंग अमाउंट, तो फिर री ऑक्शन होगी कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स सेम मैनर में। द ऑफेंडर आर पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू पे कॉस्ट और रेंट में पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन प्रोसीडिंग। यस, ऑफेंडर जो होता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है ऑक्शन में। द प्रोसीड ऑफ द ऑक्शन शैल बी डिपॉजिटेड इनटू द फंड। नेक्स्ट जो है वो रूल 21 से 24 तक है, इन्वेस्टिगेशन, विसल ब्लोअर और पिक्यूनरी लिमिट्स को डील करता है, और जो शेड्यूल 1 है उसमें डिफरेंट पिक्यूनरी लिमिट्स दी गई हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। रूल 21 इज टाइटल्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल गेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द मोड एंड मैनर एज नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। रूल 22 जो है वो कवर करता है असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। फॉर असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर द हेयरिंग ऑफिसर विजिट द साइट पर्सनली और थ्रू ऑथराइज ऑफिसर। वेरीफाई करने के लिए हेयरिंग ऑफिसर उस साइट को पर्सनली विजिट करेगा। इफ़ द हेयरिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द इंफॉर्मेशन इन द डिस्क्लोजर इज फॉल्स, he shall issue a show cause notice along with a written report submitted by the SDO allowing the person how many days to reply। 7 days। अगर हेयरिंग ऑफिसर को लगता है कि इंफॉर्मेशन फॉल्स है तो वो एक रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करेगा, अ, और इसमें ना जो पर्सन होगा उसको वो अलाउ करेगा कि वो इसका रिप्लाई करे 7 डेज के अंदर अंदर। If the person making the disclosure is unable to satisfy the HO regarding the show cause notice, the HO shall forward a written order for imposition of imprisonment or fine to the concerned SDO। लेकिन अगर वो 7 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं करता शो कॉज नोटिस का तो एचओ उसको एचओ ऑर्डर देगा इम्प्रिजनमेंट के कंसर्न एसडीओ को। If the HO is convinced that the whistleblower disclosure was not false, what action shall be taken against him? अगर वो फॉल्स नहीं है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो उसने इंफॉर्मेशन दी है उस पर एक्शन लिया जाएगा। रूल 23 डील्स विद अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ विसल ब्लोअर आइडेंटिटी। In case of unauthorized disclosure of identity, the hearing officer shall issue a
show cause notice to the responsible person, allowing them how many days to submit written reply. 15 डेज, इस केस में 15 डेज का शो कॉज नोटिस दिया जाता है कि 15 डेज के अंदर अंदर वो रिप्लाई करे। ऊपर हमने जो पढ़ा था उसमें यह था कि अगर विसल ब्लोअर की जो इंफॉर्मेशन है वो फॉल्स है तो उसको 7 दिन का नोटिस, शो कॉज नोटिस दिया जाता है। लेकिन अगर कोई डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी करता है विसल ब्लोअर की, तो उसमें जो शो कॉज नोटिस दिया जाता है वो 15 डेज का दिया जाता है। रूल 24 कवर pecuniary limits to impose fine. The pecuniary limits for employees to impose fines are specified in Schedule 1. For an offence committed by any private person, which authority can impose the maximum fine of Rs 300,000। प्राइवेट ऑफेंस में हमने एक्ट में भी पढ़ा था कि जो फाइन होता है वो 3 लाख का होता है, और जो हाईएस्ट फाइन है वो डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड कर सकता है। और उसके बाद नीचे हेयरिंग ऑफिसर आ जाता है। हेयरिंग ऑफिसर प्राइवेट पर्सन को मैक्सिमम 2 लाख तक फाइन कर सकता है। और देन अगर इन केस ऑफ कंपनीज, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन द हेयरिंग ऑफिसर कैन इम्पोज, तो 2 लाख तक फाइन कर सकता है। तो इसके लिए ना रूल्स के आखिर में एक टेबल दिया गया है जिसमें बताया गया प्राइवेट पर्सन जो है उसको बोर्ड, हेयरिंग ऑफिसर, एसडीईओ और ईओ फाइन कर सकते हैं। लेकिन कंपनीज के सीन में ईओ फाइन नहीं कर सकता, एसडीओ, हेयरिंग ऑफिसर और बोर्ड फाइन कर सकते हैं। फॉर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय एन एम्प्लॉय, which authority can impose a maximum fine of 1 lakh, district enforcement and regulatory board. For misuse of authority by an employee, who can impose a fine of 75,000, hearing officer. If a whistleblower disclosure is found to be false, what is the maximum fine that the SDEO can impose? 500,000. For an unauthorized disclosure of identity of whistleblower, the hearing officer can impose a fine up to 75,000. Which section of the Para Act 2024 related to unauthorized disclosure of the identity of whistleblower? Section 60. What is the highest fine listed in Schedule 1 for the enforcement officer to impose? Enforcement officer जो है वो highest 50,000 का फाइन कर सकता है, और ये सिर्फ प्राइवेट पर्सन को कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 25 से लेके जो 38 तक हैं वो इन्फोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। रूल 25 इज टाइटल्ड requisition by the enforcement station. The hearing officer shall analyze the requisition sent by the enforcement station under section 20 of the act and forward the same to the board within how many days of receipt? 3 days। तो एच ओ होता है वो जो उसको रेक्विजिशन का ऑर्डर मिला है सेक्शन 20 के तहत, उसको वो 3 डेज के अंदर बोर्ड को रेफर कर देता है। रूल 26 कवर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। An FIR of cognizable offence is registered by the officer in charge of an enforcement station or any department under which section of the code? Section 154 and 159। और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एन enforcement स्टेशन जो है वो SDE होता है। द FIR particulars shall include the identity of the informant। अब FIR में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक तो आइडेंटिटी ऑफ द इंफॉर्मेंट, नेक्स्ट डेट, टाइम ऑफ द अक्रेंस और सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। रूल 27 कंसर्न प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट। और नेक्स्ट दिया गया है कि कोई भी जो पर्सन होता है उसको कोई भी पर्सन जो अरेस्ट होता है उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है थ्रू प्रोसिक्यूटर। The officer making the arrest must prepare an arrest memo signed by the officer, the person arrested, and one witness। 3 लोगों के साइन होते हैं मेमो पे एक तो जो बंदा गिरफ्तार कर रहा है, जो गिरफ्तार हो रहा है, और एक जो गवाह मौजूद होता है। रूल 28 कवर्स जनरल एप्लीकेबिलिटी और द प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड शैल गवर्न अरेस्ट, सर्च, सीजर, investigation, trial, and appeal, etc., unless explicitly varied by these rules. Rule 29 refer to bail and bond.
Provision of the code on bail, personal bonds, and security apply mutatis mutandis to arrests made under the Act provided they are not inconsistent with the Act. Rule 30 covers prosecutor. A dedicated prosecutor deployed at station premises is required at every enforcement station. The investigation report prepared by the SDO must be forwarded to the magistrate through the prosecutor. Rule 31 is titled Adherence to the Buddy System. The buddy system is mandatory during all final operation to ensure safety and accountability and implementation under the Act and schedule laws. An officer paired under the operational deployment plan must provide mutual support and monitor each other compliance with operational protocols, including body camera usage. Rule 32 deals with use of body camera. Who may issue specific instruction of operationalization of body camera or other gadget, keeping in view situational analysis एंड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट द डायरेक्टर जनरल रूल 33 जो डील करता है वो स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है all digital record must be preserved to secure digital monitoring system as soon as possible after its collection and regulated as per instruction issued by the director general. Next 125 में कहता है कि all digital record must be tagged with metadata include date, time, location and officer's detail. रूल 34 डील्स करता है ट्रेनिंग से रिलेटेड और द डायरेक्टर जनरल में अरेंज ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर फील्ड operations implementations on the buddy system, body camera operations and digital evidence. Rule 35 covers local headmen and chowkidars. For enforcement and regulatory actions, the local headman and chowkidar shall serve notice and report violation to whom the nearest enforcement stations. इसका हमने एक्ट में भी पढ़ा है, उसमें भी यही बात की गई है. Rule 36 concerns reporting and accountability. Any irregularities or breach in procedure shall be reported immediately to the authority through the Director General. A monthly compliance report shall be submitted by the concerned sub-divisional enforcement officer to the authority and the board. रूल 37 जो डील करता है वो enforcement and regulatory coordination से डील करता है. Who may negotiate and enter into a memorandum of understanding with other government department or autonomous bodies with the approval of the authority. Director General. Rule 38 concerned with forms. The forms used in proceeding and action taken under the rules are set out in Schedule 2 forms. लाइक शेड्यूल 1 हमने पढ़ा था, उसमें पिकनरी लिमिट्स दी गई हैं और शेड्यूल 2 जो है वो फॉर्म से रिलेटेड है. यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हुई और इसका लिंक जो है लाइक जो पीडीएफ फाइल अगर आप लेना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं भेज दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा और वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके हासिल कर सकते हैं पीडीएफ. अल्लाह हाफिज़.